जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम अपने हिंदी के 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये आज हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है। तो जैसे हमने अपने 5 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, उनसे हमने बहुत कुछ नया सीखा, नया करा। क्वेश्चंस पता चले हमने कि हमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे उन्हें सोल्व करना है, कितने प्रश्न आएंगे, ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम अपना छठा प्रैक्टिस सेट भी सोल्व करेंगे और बहुत कुछ नया सीखेंगे। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। क्या है पहला प्रश्न? मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु का नाम आपको बताना है कि मीराबाई के गुरु कौन थे। कबीर, रैदास, सूरदास या फिर मलूकदास। बताएंगे सभी कि मीराबाई के गुरु कौन थे। देखिए मीराबाई हम सभी इनसे परिचित हैं। ये कृष्ण जी की प्रेमिका तो नहीं थी, क्योंकि ये उनसे लेकिन अत्यंत प्रेम बहुत करती थी। तो मीराबाई के नाम से हम सभी परिचित हैं। अब उनके गुरु का नाम हमें बताना है। तो उनके गुरु थे रैदास। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रैदास। और इन्हें ही बोलते हैं रविदास। क्या बोलते हैं इनको? रविदास और रैदास, इन्हीं का नाम है। और मीराबाई जी के जो गुरु थे वो थे रैदास अर्थात रविदास। क्लियर है? आगे चलते हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जो जन्मदाता माना जाता है वो किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बाल कृष्ण भट्ट। तो देखिए हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। किसको माना जाता है? माना नहीं जाता, वो है भी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। इनकी पिछली क्लास में हमने रचनाएं चर्चा में की थी, तो आप सभी एक बार रिवाइज कीजिए। और एक नई रचना इनकी प्रेम फुलवारी, फुलवारी को याद कीजिए। प्रेम फुलवारी भी इन्हीं की रचना है। किसकी रचना है? प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही रचना है। बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट की है 100 अनजान और एक सजान। 100 अनजान और एक सजान किसकी रचना है? 100 अनजान और एक सजान किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना की बात करें तो हिंदी साहित्य की उत्पत्ति, इसकी हिंदी साहित्य की उत्पत्ति किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य का की उत्पत्ति। ठीक है, हिंदी साहित्य की उत्पत्ति। ठीक है, तो हिंदी गद्य का जो जन्मदाता माना जाता है वो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी एक रचना प्रेम फुलवारी भी याद रखिएगा। और पिछली क्लास में हमने बहुत सारी रचनाएं इनकी पढ़ी थी, उन्हें भी रिवाइज करते रहिएगा। आगे चलते हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश नाम लिखा जाता है। तो कुंभानंद, सूरदास, कृष्णदास या फिर परमानंद दास। बताएंगे सभी की अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे। देखिए कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद। तो मैं आप सभी को बता दूं ये किसके शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य, आप सभी जानते हैं वल्लभाचार्य जो गुरु थे, ये सभी उन्हीं के शिष्य थे। ये चारों पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन थे, तो आपको याद रखना है कुंभनंद, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, ये सभी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ठीक है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसको जाना जाता था? तो वो थे सूरदास जी। सूरदास जी को अष्टछाप कवि के श्रेष्ठ रूप में जानते हैं हम सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। ना ही पराग ना ही मधु मधु मधुर मधु, ना ही विकास यही काल, अली कली सो बंधे बंधो आगे कौन हवाल। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें सोठा है, सॉरी दोहा है, सोटा है, बरवे है या फिर छप्पे है, कौन सा इसमें प्रयुक्त हुआ है। देखिए इसमें 4 चरण दिए गए हैं। कई बार आपको 2 ही चरण देता है, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, लेकिन इसमें 4 चरण है क्योंकि बीच में क्या लगा है? कोमा का यूज किया गया है। ठीक है, इसमें एक चरण आपका ये हो गया प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय और चतुर्थ, यानी कि 4 चरण इसमें आपको दिए गए हैं। और इससे सरल करने का एक ही तरीका होता है कि आप इनकी मात्राओं को गिन लें।
आप इनकी मात्राओं को गिन ले। और जब अगर आपको छोटी मात्रा लगती है तो उसके लिए आप एक मात्रा का प्रयोग करें। अगर दो बड़ी यानी कि बड़ी मात्रा है तो फिर कितने मानी जाएंगी, वो 2 मानी जाएगी। ठीक है, चलिए गिनते हैं मात्राएं। देखिए 2 3 5 और 6, यानी कि आपके इसमें कितनी मात्राएं दी गई हैं, 11 मात्राएं। और बस यही का में आपकी 13 मात्राएं दी गई हैं। प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हैं, 11 मात्राएं हैं। और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं हैं। द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं हैं, 13 मात्राएं हैं। तो 11 13 का बताया था ना, क्या होगा, दोहा। 11 13 सॉरी क्या होगा, दोहा होगा। और सोरठा में क्या होता है, सोरठा में होती है 13 11 मात्राएं, यानी कि पहले चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चरण में 11 मात्राएं, तो वो क्या होगा, सोरठा। ठीक है, उल्टा होता है, दोहे का उल्टा सोरठा। तो ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में स्वयं का अपर्यायवाची इंगित करना है। देखिए अपर्यायवाची, ए जुड़ा हुआ है, पर्यायवाची नहीं पूछा है, अपर्यायवाची यानी कि कौन सा होगा जो स्वयं का मतलब स्वयं का पर्यायवाची नहीं होगा। तो कई बार जैसे नाथ के आगे अगर हम ए लगा दें तो क्या होगा, अनाथ जिसके माता पिता ना हो, और नाथ जिसके माता पिता हो, तो यानी कि ना हो अपर्यायवाची उसका ना हो। तो स्वयं का पर्यायवाची आपको बताना है। देखिए कंचन की बात करें तो बिल्कुल स्वयं का जो पर्यायवाची है कंचन है। ठीक है, कनक भी स्वयं का ही पर्यायवाची है, हेम भी। लेकिन किंकिन जो है स्वयं का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये जो शब्द है, जो लेडीज पहले कमर पे एक बेल्ट सी नहीं लगाती थी, उसे बोलते थे पता नहीं क्या, तो ये उसी का एक पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी ये तीनों आपके स्वयं के पर्यायवाची हैं, कंचन, कनक, हेम। तपनीय और आपका हिरनीय, तपनीय और हिरनीय भी किसके पर्यायवाची है, आपके स्वयं के ही पर्यायवाची है। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं। आगे चलते हैं। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है, कौन सा है, पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराया, रुपया, पैसा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए द्वंद्व समास क्या होगा, जब भी कभी आपको द्वंद्व समास के बारे में पूछे ना, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा। देखिए विलोम शब्द, आपके विलोम शब्द हुए और पूरक शब्द, क्या, पूरक शब्द, विलोम शब्द और पूरक शब्द। जब भी आपको द्वंद्व दिखे कहीं भी क्वेश्चन में, तो आपके दिमाग में एकदम विलोम शब्द और पूरक शब्द आने चाहिए। देखिए विलोम शब्द क्या होता है कि उसका उल्टा, अच्छा तो बुरा, दिन है तो रात भी होगा, काला है तो भूरा भी हो, सफेद भी होगा। ठीक है, तो वैसे ही पूरक शब्द भी होते हैं। पूरक शब्द क्या होते हैं कि भैया जितनी मान्यता तेरी है उतनी ही मान्यता मेरी भी है। कैसे, जैसे डोरी और लोटा, डोरी और लोटा। देखिए पहले जब नल कुएं होते थे, उनका यूज होता था, तो जो उसमें लोटा डाला जाता था वो किसके द्वारा डाला जाता था, डोरी के द्वारा डाला जाता था। ठीक है, किसके द्वारा डाला जाता था, डोरी के द्वारा। लेकिन क्या उस डोरी का जब तक कोई महत्व था, जब तक उसके पास लोटा नहीं था, क्योंकि जल निकालने में सहायता कौन कर रहा है, लोटा। ठीक है, लेकिन अगर डोरी नहीं होगी तो फिर लोटा का भी कोई उपयोग नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ, जो हमारे पूरक शब्द होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि जितनी भाई मान्यता मेरी है उतनी ही तेरी है, और जितनी तेरी है उतनी ही मेरी है, यानी कि इक्वल, उन्हें बराबर रखा जाता है। वो हमारे पूरक शब्द होते हैं। जैसे शिव और पार्वती हैं, शिव और पार्वती, तभी इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, लेकिन शिव जी बोलते हैं कि अगर आप मेरी पूजा कर रहे हैं तो आपको पार्वती जी की भी पूजा करनी होगी। वैसे ही पार्वती जी भी कहते हैं कि अगर आप मेरी पूजा कर रहे हैं तो आपको मेरे अर्धांगिनी यानी कि मेरे शिव की भी पूजा करनी होगी। तो यानी कि दोनों का बराबर स्थान है, तो वही होते हैं हमारे पूरक शब्द होते हैं। ठीक है, अब द्वंद्व समास में आपको केवल यही देखना होता है, जब भी अगर आपको विलोम शब्द दिए हैं, विलोम शब्द आप सभी जानते हैं कि उसका विपरीत होता है, और आपको पूरक शब्द दिए हो तो आपको याद रखना है कि वो हमारा द्वंद्व समास ही होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए पीताम्बर नहीं है, नेत्रहीन, नेत्र से हीन है जो व्यक्ति, यानी कि ये तो हो गया हमारा करण तत्पुरुष। ठीक है, चौराहा
चारों तरफ की रहा, तो ये भी नहीं होगी। लेकिन रुपया और पैसा, रुपया पैसा, रुपया पैसा, तो ये मतलब देखिए रुपया, रुपये का उल्टा क्या हुआ, पैसा, तो क्या शब्द यूज हुए, विलोम, यानी कि उसका विलोम कर दिया गया। ठीक है, तो जो डी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, कई बार द्वंद्व समास में लोग बोलते हैं कि अगर बीच में ये निशान लगा है तो वह द्वंद्व समास होगा, तो दोस्त ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल गया था कि लोग ये सोचते हैं कि अगर बीच में ये लगा है तो वह द्वंद्व समास होगा, तो एग्जामिनर ने एक फंसाने वाला क्वेश्चन दे दिया आपको। क्या आया था, शब्द था अश्वासुर। ठीक है, अश्वासुर जो था वो एक शब्द था। ठीक है, अब इसमें हमें बताना था कि इसमें समास कौन सा है, तो देखिए इसका समास विग्रह करेंगे तो अश्व और असुर, अश्व और असुर इसका बनेगा। तो देखिए अश्व भगवान के लिए यूज करते हैं और जो असुर है वो दानव राक्षस के लिए यूज करते हैं, तो ये भी तो अश्व अलग हो गया और ये मतलब दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हुए, लेकिन कई ने इसमें बहुव्रीहि समास लगाया तो वो गलत कर दिया। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ लेता है, तो आपको ये रट्टा नहीं लगाना है कि जिसके बीच में निशान होगा वो हमारा द्वंद्व समास होगा, दोस्त गलत है, क्योंकि आप शब्दों को देखिए ना, कॉन्सेप्ट को सीखिए। मैंने बताया ना, जहां भी आपको विलोम शब्द मिले और पूरक शब्द मिले आपको तुरंत माइंड में क्रिएट कर लेना है कि वो हमारा द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो आज के बाद द्वंद्व समास में कभी भी गलती नहीं करनी है, गलती नॉट अलाउड इन हिंदी। ओके, चलते हैं आगे। तो रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए कितने मतलब रिवीजन भी देखिए हम कितने बेहतरीन क्वेश्चन से टाइप करवाते हैं, क्योंकि ताकि आपका एक रिवीजन भी होता रहे और आप कुछ नया सीखें। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी आपको ये व और रे और उनके तुरंत पहले आधा अक्षर देखने को मिले, क्या आधा अक्षर देखने को मिले, तो वो क्या होगी, कौन सी संधि होगी हमारी, यन संधि होगी। तो भैया यन संधि तो यहीं पे खत्म हो गई। ठीक, यन संधि पहचान, या तो आपसे संधि विच्छेद करने को देगा या आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी संधि है, तो एक संधि तो हमारी यहीं पे क्लियर हो गई कि जब भी आपको ये रे मिले और उससे तुरंत पहले क्या आधा अक्षर दिया हो, तो वो कौन सी होगी, हमारी यन संधि होगी। और अगर यह है तो वो ई में परिवर्तित हो जाएगा, वह है तो किस में होगा, ऊ में, और रे है तो री में परिवर्तित। ठीक है, ये था हमारा यन संधि का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमें दिया गया है रीत्यानुसार, तो देखिए ओ है तो वो ई में परिवर्तित होगा, तो क्या इसका बनेगा शब्द, तो रीति। ठीक है, जमा हमने कहा कि जो ये है वो हमारा ई में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि छोटी ई में हमने परिवर्तित कर दिया गया। अब क्या बचता है, अनुसार, तो अनुसार। ठीक है, तो शब्दों को बनाना सीखिए, तो कौन सा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये था यन संधि का, ये उदाहरण था। हमने यन संधि को जाना कि यन संधि है क्या, रिवीजन क्या, क्योंकि पिछली बार क्लास में कई बार यन संधि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद, युधिष्ठिर का संधि विच्छेद आपको बताना है कि युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए बहुत ही कमाल वाला कॉन्सेप्ट इसमें हम जानेंगे कि युधिष्ठिर का संधि विच्छेद हर कोई कर देगा जो युद्ध में स्थिर रहे। ठीक है, यानी कि युद्ध में जो स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। आपको भी अपने पेपर के अंत तक युधिष्ठिर ही बनना है, क्योंकि अंत भला तो सब भला, और अंत भला तभी होगा जब आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। जो एग्जाम नोटिस आने पे पहले आपकी एग्जाम को लेके क्लियरिटी थी वही आपकी एग्जाम के एंड तक होनी चाहिए, तभी एग्जाम क्लियर होगा। और प्रैक्टिस दोस्त हर रोज बेहतर करते रहिए। ठीक है, हर रोज कुछ नया सीखिए। तो देखिए इसमें हम नया क्या सीखते हैं, कि आपको सठ दिया हुआ है। ठीक है, ये जब कभी भी आपको देखने को मिले ना, तो ये किस में परिवर्तित होगा, ये हमेशा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि जो सठ है आपका वो इसमें परिवर्तित हो जाएगा। जैसे प्रतिष्ठा है, सॉरी प्रतिष्ठी ले लीजिए, प्रतिष्ठ शब्द है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रतिष्ठ शब्द है। अब हमें इसका संधि विच्छेद करना है, तो देखिए प्रति का तो प्रति ही रहेगा,
हमें संधि विच्छेद किसका करना था, से और थे इसमें दिया गया है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वो हमेशा से और थे में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये परिधि और स्थित, परिधित और स्थित इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रतिष्ठा भी है, प्रतिष्ठ और प्रतिष्ठा में अंतर है, प्रतिष्ठ और प्रतिष्ठा में अंतर है। तो देखिए इसका क्या बनाएंगे, परिधि हमारा बिल्कुल सही रहेगा और स्थिरता यानी कि स्थिरता क्या बनेगा, स्थिर था। यानी कि इसमें जो समझने वाली बात थी वो ये थी, जब भी कभी आपको सेट है देखने को मिले वो हमेशा से और थे में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो युधिष्ठिर का हमें संधि विच्छेद करना था, तो देखिए युधि युधि और स्थिर का हम क्या बनाएंगे, स्थिर, क्या बनेगा, स्थिर, युधि युधि जम्मा स्थिर। ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, युधि जमा स्थिर यानी कि युधिष्ठिर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, जब कभी भी आपको ये देखने को मिले तो आपको तुरंत ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। देखिए हिरण्यकशिपु की आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है कि कौन सी है। ठीक है, देखिए शुद्ध वर्तनी की बात आ रही है तो कुछ शब्द है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, कमेंट करके बताइए कि पहले इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है। ठीक है, जैसे राजनीतिक है तो राजनीतिक को आप हमेशा गलत लिखते हैं, उसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी राजनीतिक, क्या, राजनीतिक। ठीक है, उसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी वो हमेशा आपकी ये होगी। ठीक है, ऐसे ही एक शब्द है उदिंग, उदिंग, तो उदिंग की भी शुद्ध वर्तनी ये है, उसमें हम बड़ा ऊ बना देते हैं जो कि गलत होता है। उदिंग की जो शुद्ध वर्तनी है वो ये है। ऐसे ही त्योहार, त्योहार में आप क्या लिखते हैं, त्योहार। ठीक है, लेकिन मैं कहूँ ये गलत है और ये गलत भी है, ये गलत शुद्ध वर्तनी है, क्योंकि त्योहार की जो वर्तनी है वो है आपका त्योहार, उसमें एक ही मात्रा का यूज किया जाता है, लेकिन हम क्या लगाते हैं, दो, जो कि गलत है। ऐसे ही एक्ट, एक्ट आप मुझे बताएंगे, ऐसे ही लिखते हैं ना, रोल एक्ट, एक्ट 1919 में आया था, तो सभी मोस्टली सब ऐसे ही लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत वर्तनी है, क्योंकि एक्ट की जो वर्तनी है वो क्या है, एक्ट, एक्ट को ऐसे लिखा जाता है। ऐसे ही एक बहुत ही वो है सौंदर्य, सौंदर्य की जो वर्तनी है वो हमारी ये है। ठीक है, सौंदर्य की वर्तनी क्या है, ये है, लेकिन कई बार आपको सौंदर्यता, सौंदर्यता भी लिख के दे देता है। ठीक है, तो इसे भी बच्चे सही मानते हैं, लेकिन ये गलत है। क्या है, ये गलत है, क्योंकि सौंदर्य की वर्तनी केवल दो ही हो सकती है, सौंदर्य और एक सुंदरता, सौंदर्य और सुंदरता बिल्कुल सही है। तो कभी भी आपको वाक्य शुद्धि में भी दे देता है तो सौंदर्यता दे तो हमेशा गलत हो गए, सौंदर्य और सुंदरता बिल्कुल सही होंगे। ये बहुत बेसिक से वर्तनी वाक्य थे, मतलब शब्द थे जिनमें हम गलती करते ही करते हैं, तो इन्हें भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। बाकी जो शुद्ध शब्द है वो है इन्हें के शिंपू, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। उदार की उदारता इसी में है कि वह किसी को खाली हाथ ना लौटाए। तो आपको इसमें वाच्य बताना है कि वाच्य कौन सा दिया हुआ है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य या फिर मिश्र वाच्य। आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि वाच्य कितने प्रकार के हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो उदार की उदारता दी गई है तो हमारा कर्मवाच्य है। ठीक है, अब ये तो हमारा कर्मवाच्य इसमें दिया गया है, क्योंकि उदार की उदारता की बात की गई है, यानी कि कर्म की बात की गई है, तो ऑप्शन बी होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बताएंगे एक बार सभी दोस्त की वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। देखो कोई तो डी भी बता रहा है, हद है। अगर मैं यहाँ दे देती ना शक्तिमान, तो शक्तिमान पे भी बहुत से लोग टिक कर देते हैं। यार दोस्त वाक्य हमेशा सिर्फ वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के हैं और तीनों ही आपके सामने लिखे हुए हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी कि वाच्य केवल आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये ऑप्शन डी तो वैसे ही डाल दिया था। ठीक है, तो ध्यान से किया करो। आगे चलते हैं। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, सही नहीं है, इसे भी पढ़ लीजिएगा, सही नहीं है, क्योंकि सभी सही दिए गए हैं तो सही नहीं है पूछा गया है।
देखिए, एक ही बात करें तो लता, लताएं, बिल्कुल सही है। मतलब इसका एक वचन से आपको बहुवचन में परिवर्तन करना है, तो उसकी आपसे शुद्ध वाक्य पूछा है कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा नहीं है। ठीक है। घोड़ा का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो घोड़े होगा, बिल्कुल सही है। किताब का किताबें, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सखी का सखिया, सखी का सखिया। देखिए, जब हमारी पिछली क्लास हुई थी, मैं इसलिए ही तो बोलती हूँ आपको, आप अगर कोई बच्चा बीच में से क्लास देख रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो कंटिन्यू क्लास कर रहा है ना, उससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने आपसे कहा था, जब कभी भी आपको बड़ी मात्रा मिले या छोटी मात्रा मिले, तो वो अगर बड़ी है तो छोटी में परिवर्तित हो जाएगी, और अगर छोटी है तो बड़ी में परिवर्तित होगी। अब देखिए यहाँ पे सखी और सखिया, यानी कि बड़ी मात्रा का बड़ी में ही परिवर्तन किया गया, यानी बहुवचन किया गया, जो कि गलत है। क्या है? गलत है। इसका जो बहुवचन बनेगा, बनेगा सखिया ही, लेकिन मात्रा परिवर्तित होगी। क्या होगी? मात्रा परिवर्तित होगी, यानी कि छोटी मात्रा परिवर्तित होगी। जैसे हमने वधु का किया था, वधु में हमारी बड़ी मात्रा थी, हमने छोटी मात्रा बना के उसका वधु किया। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आप याद रखिएगा, यही हमारा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। आप सब बोलते हैं ना कि कॉन्सेप्ट से पढ़ाओ, कॉन्सेप्ट से पढ़ाओ। दोस्त, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना तो आपका क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होगा। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा एग्जाम को लेके स्मार्ट वर्क करना होता है, और यही एक फेलियर और एक सक्सेसिव बच्चे के बीच में डिफरेंस होता है। सक्सेसिव क्या करता है? उसमें स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करता है, लेकिन जो फेलियर होता है वो वही अपने पुराने घिसे पीटे बस कॉन्सेप्ट के पीछे भागता है। दोस्त, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सिर्फ 1 महीना बचा है हमारी एग्जाम को, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसमें कॉन्सेप्ट भी पढ़ पाएं, थ्योरी भी पढ़ पाएं, और प्लस उसमें आप क्वेश्चन भी कर लें। तो हमने तो पहले से ही ऐसा डिसाइड किया है कि जिसमें हम अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें और हमारे साथ के साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। ठीक है। तो इसलिए क्लास कंटिन्यू कीजिए। जिसने पुरानी क्लास नहीं देखी पहले वो पुरानी देखे, उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है। आगे चलते हैं। अफसोस में नहीं जा सका, रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताना है आपको, कौन सा है? देखिए, रेखांकित शब्द आपका ये है, अफसोस है। अव्यय आप सभी जानते हैं 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में बता चुकी हूँ, 4 आपके सामने लिखे। तो आपको अफसोस में नहीं जा सका में कौन सा वाक्य अव्यय प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है। देखिए, अफसोस, अफसोस यानी कि पहले से ही वो मतलब दुखी की भावना प्रकट कर रहा है, यानी कि अफसोस शोक सूचक अव्यय होगा। अफसोस कर रहा है कि मैं वहां नहीं जा सका। हाँ, हर्ष सूचक में मतलब एकदम से आपको खुशी की भावना मिल जाए। आश्चर्य भी वही होगा, एकदम आपके सामने कुछ अचंबा, जैसे आपके सामने अचानक सांप आ जाए तो बोलेंगे हाय सांप आ गया, तो वो होगा हमारा आश्चर्यवाचक। हर्ष सूचक, हुर्रे हमारी टीम जीत गई, इंडिया जीत गई, या कुछ ऐसे करके, वो होता है हमारा हर्ष सूचक वाक्य। और संबोधन में हे, हाय, ये सब होते हैं हमारे संबोधन सूचक, जो किसी को संबोधित करें। ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा, हम सभी जानते हैं, हिंदी भाषा एकदम से नहीं आई थी, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। देखिए, कोई भी अगर नई चीज आती है तो पिछले में परिवर्तन होता है, ये बात निश्चित है। ठीक है। तो पिछले भाषा जो हमारी रही है, आप सभी तो संस्कृत ही जानते हैं मोस्टली, कि सिर्फ संस्कृत भाषा रही, लेकिन दोस्त बहुत सारी भाषाएं बीच में आई जिनमें परिवर्तन हुआ, तब जाके हमारी 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी के करीब और अब तक जो चली आ रही है वो हमारी हिंदी है, जिसे हम सरल भाषा में बोल पाते हैं। संस्कृत बहुत टफ लैंग्वेज थी, आज भी हमें बहुत टफ लगते हैं, इसलिए उसको आसान बनाने के लिए हमारी हिंदी का जन्म हुआ था। ठीक है। तो आपको उसका एक सही अनुक्रम बताना है कि पहले कौन सी भाषा आई थी। तो देखिए, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, और फिर आपकी हिंदी आई थी। तो ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। पाली से पहले भी कुछ लैंग्वेज थी, पाली से पहले लौकिक आई थी, और लौकिक से पहले आपकी आई थी वैदिक सभ्यता। तो इससे पहले भी 2 लैंग्वेज और आई थी, उसके बाद आपकी पाली आई, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, और उसके बाद हिंदी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? आपको बताना है कि जो परीक्षा शब्द है वो किस वर्ग में आता है, तत्सम, तद्भव, देशज, या फिर विदेशी। देखिए, परीक्षा, परीक्षा क्या दिया गया है? 6, आपका 6 त्रिय, 6 त्रिय जो है वो क्या है?
वो आपके तत्सम शब्द हैं। जब भी कभी आपको क्षेत्रीय देखने को मिले तो वो क्या है, हमारे तत्सम शब्द होते हैं। और देखिए क्षत्रिय का तो हमने किस में, ख में परिवर्तित कर दिया गया है, क्योंकि आप देखिए ना, जो खेत है, खेत हमारा हिंदी शब्द है यानी कि तद्भव शब्द है, लेकिन उसका जो तत्सम है वो क्षेत्र है। क्षेत्र कोई नहीं बोलता है क्योंकि वो बोलने में कठिन लगता है, हमें मुश्किल लगता है, लेकिन जो खेत है उसे हम इजीली बोल सकते हैं, तो वो हमारा तद्भव शब्द है। लेकिन परीक्षा का पूछा गया था, तो परीक्षा कैसा शब्द है, हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, परीक्षा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, आपको पुल्लिंग बताना है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, तो बताएंगे सभी। इसमें से नदी, पानी, इलायची या फिर प्यास, कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। तो देखिए, जब आपसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पूछे ना, तो आप वाक्य का प्रयोग किए, वाक्य का प्रयोग कीजिए, वाक्य को बना के देखिए, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। तो देखिए, नदी, नदी बहती है, नदी बही, तो क्या हुआ, ये तो स्त्रीलिंग हुआ। पानी पिया, पानी पिया, क्या पानी पिया, तो कैसी हुआ, और ये पिया यानी कि पुल्लिंग है। इलायची, इलायची खाई, खाई क्या आ गया, खाई यानी कि ई आ गया। प्यास बुझाई, प्यास बुझाई, तो सभी में देखिए इन तीन में क्या हो रहा है, ई का प्रयोग हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, ई, छोटा ई, बड़ा ई और री, ये हमेशा क्या रहेंगे, आपका सदैव स्त्रीलिंग होंगे। क्या होंगे, स्त्रीलिंग। जब कभी भी आपको ई, छोटा ई, बड़ी ई, रे कहीं भी मिले वाक्य प्रयोग करते समय, तो आपको समझ लेना है वो हमेशा स्त्रीलिंग ही बनेंगे। बाकी जितने भी वर्ण बचते हैं वो सभी हमारे पुल्लिंग में शामिल है। तो पानी पिया, क्या पानी पिया यानी कि पानी क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं, जितनी भी लिक्विड चीजें होती है ना, वो सभी हमारे पुल्लिंग में आती हैं। केवल आपकी चाय, चाय, शराब और शरबत, ये सभी क्या है, आपके स्त्रीलिंग में शामिल होंगे। लेकिन जितने भी उसके बाद आपके लिक्विड में बचते हैं ना, वो सभी पुल्लिंग हो गए। जैसे हमारा क्या, दूध, दूध क्या है, पुल्लिंग है। और दही, दही मोस्टली बच्चा गलती करता है, दही को हमेशा क्या लगाता है, वो स्त्रीलिंग लगा देता है, लेकिन जो कि गलत है, क्योंकि दही क्या है, दही और दूध हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, तो आज के बाद गलती नहीं करनी है। आगे चलते हैं। बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग करते हैं वाक्य में। रेखांकित अंश है, रेखांकित अंश आपका ये है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो रेखांकित पार्ट है उसमें आपको कौन सा विशेषण दिया गया है, कौन सा विशेषण उसमें प्रयोग किया गया है। गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या फिर अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त कि इसमें कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है। देखिए, विशेषण मैं आपको बता चुकी हूँ, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं हमारे। वैसे हमारे विशेषण 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर आपके उसके दृष्टि से देखते हैं तो केवल 4 ही प्रकार के हमारे विशेषण हैं। ठीक है, और उनकी मूल अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। आगे क्वेश्चन में लेके आई हूँ कि मूल अवस्थाओं पे कैसे, उसकी मूल अवस्था के बारे में हम कैसे बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आगे चर्चा करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने आज रखा है। तो आपको इसमें बताना है कि बहुत सी गलतियां, मान लीजिए अगर यहाँ पे गलतियां हम गिन सकते हैं, है ना, हम भी देखते हैं जितनी भी हमसे पूरे मंथली गलती हो जाते हैं उसके लिए हम भगवान से माफी मांगते हैं कि भैया आज हमसे 15 गलती हो गई हैं, तो इसके लिए हमें माफ कर देना। लेकिन गलतियों को हम गिन सकते हैं, लेकिन इसमें कोई मात्रा नहीं दी गई। इसमें कहा है बहुत सी गलतियां। अब बहुत सी गलती, कितनी गलतियां, हमें क्या पता कितनी गलतियां होगी। अगर यहाँ पे हो तो 20 गलतियां, क्या 20 गलतियां, तो वो हमारा निश्चित था, हमें पता था कि हम कितनी गलती कर चुके हैं, 20 गलतियां कर चुके हैं। लेकिन अभी वो हमारा निश्चित नहीं है, क्योंकि बहुत सी में तो कितना भी आ सकता है। तो क्या होगा, अनिश्चित परिणाम, सॉरी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब बहुत से दोस्त डी कमेंट कर रहे थे, दोस्त डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें परिमाणवाचक पूछा है। परिमाण क्या होता है, जब आपसे नाप तोल की बात की जाए, मान लीजिए आपसे कहते कि वह कुछ दूध लाया, तो दूध किस में आ रहा है, लीटर में आ रहा है।
तो लीटर में, यानी लीटर क्या है, हमारा परिमाणवाचक है, वो किसी की परिमाणता दिखा रहा है, नाप तोल कर रहा है। मान लीजिए वो कहता है कि कुछ आटा लेके आया, तो कुछ आटा, कितना आटा, आटा भी क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी दिखा रहा है, परिणाम दिखा रहा है, परिमाण बता रहा है वो। तो इसलिए उसमें गलतियां हमारी परिमाण थोड़ी बता रही है, वो तो एक संख्या को डिनोट कर रही है, तो वो संख्या अनिश्चित संख्यावाचक होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको दिया होता कि थोड़ा सा आटा लेके आया, तब आप बोल सकते थे कि वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। लेकिन यहाँ पे गलतियां हम गिन सकते हैं, लेकिन दी कितनी है ये नहीं हुआ। अगर दी हुई होती तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता, लेकिन अभी ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डी अब जो बोल रहे थे उनको क्लियर हो गया होगा कि डी क्यों नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में सर्वनाम अशुद्ध प्रयोग हुआ है? देखिए, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, ये सभी हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमें ये जानने बहुत जरूरी थे। तो सर्वनाम मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सर्वनाम के आपसे भेद पूछता है तो कितने हैं? सभी दोस्त कमेंट करेंगे। यार कमेंट जल्दी जल्दी किया करो, हिंदी में इतनी स्पीड तो रखनी चाहिए ना। 37%, हमें 37 मिनट नहीं लेनी है 37% करने के लिए, कम से कम 15-20 मिनट में आप हिंदी को खत्म कर दें, ऐसी तैयारी करनी है हमको, ठीक है ना। तो सर्वनाम में भेद बताए थे हमने 6, लेकिन अगर आपसे कुल सर्वनाम पूछता है तो कितने होंगे? 11। कुल सर्वनाम कितने होंगे? 11। ठीक है, तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य में प्रयोग किस में हुआ है सर्वनाम का, वो हमें बताना है। देखिए, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, सही है भाई, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली आ सकता हूँ, यानी कि आप बुलाएंगे तो मैं दिल्ली आ सकता हूँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो मैं तेरे को एक गाड़ी दूंगा, मैं तेरे को, तो इसमें तेरे, तेरे हमारा कोई सर्वनाम नहीं है, तेरे हमारा कोई सर्वनाम नहीं है। बाकी सभी में देखिए सर्वनाम प्रयुक्त। तो एक बार डी भी देख लेते हैं। मुझे इस बैठक की पूरी सूचना नहीं थी, मुझे इस बैठक की पूरी सूचना नहीं थी, तो यह वाक्य भी सही है, सर्वनाम का बिल्कुल सही प्रयोग हो रहा है। लेकिन तेरे, तेरी, तू, ये शब्द सर्वनाम में प्रयोग नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा जो वाक्य है वो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश है, ये सॉरी हुआ है, उसका नाम आपको बताना है कि वो कौन सी भाषा है जिसका जो उत्पत्ति है राजस्थानी भाषा में हुई है। ठीक है, तो ब्राचंड अपभ्रंश, महाराष्ट्र अपभ्रंश, सोयसेनी अपभ्रंश, या फिर मागधी अपभ्रंश। देखिए, ब्राचंड की बात की जाए तो आपको एक ही भाषा याद रखनी है, कौन सी, मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। कमेंट करेंगे एक बार सभी दोस्त। देखिए, सिंधी तो सही है, जो सिंधी भाषा है उसके लिए मतलब एक ही भाषा याद रखनी है आपको। ब्राचंड अपभ्रंश में कौन सी आपकी ब्राचंड अपभ्रंश में कौन सी लैंग्वेज आएगी? सिंधी। अब भी कितने दोस्त गलतियां कर रहे हैं, गलती नोट अलाउड। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र की अपभ्रंश की बात करें तो मराठी, मराठी, और बताएंगे, कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करो कि महाराष्ट्र अपभ्रंश में कौन कौन सी लैंग्वेज आएंगी। हाँ जल्दी। मराठी के बाद दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है एक बार बताएंगे सभी। दक्षिण भारत, तमिल, दक्षिण भारत तमिल और तेलुगु, तेलंगाना में बोली जाती है। और एक जो अंतिम बचती है मलयालम। तो ये कहाँ, ये मलयालम जो लैंग्वेज है वो सबसे ज्यादा कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। और मैं आपको बता दूं कि ये मतलब वहाँ का एक राष्ट्रीय पर्व भी है। मलयालम जो पर्व है वो केरल का एक राष्ट्रीय पर्व भी है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम सोशेनी अपभ्रंश की बात करें। सोशेनी अपभ्रंश की बताएंगे सभी। सोशेनी अपभ्रंश में कौन सी लैंग्वेज आती है बताइए सभी, जल्दी जल्दी कमेंट किया करो। बिल्कुल, तो हमारी जो पश्चिमी हिंदी है, कौन सी पश्चिमी हिंदी हमारी सोशेनी के अंतर्गत ही आती है। राजस्थानी, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछी गई है, राजस्थानी कौन सी लैंग्वेज है? राजस्थानी भी हमारी सोशेनी ही भाषा है। मागधी में बात करें तो आपकी मागधी में आती है आपकी भोजपुरी, मागधी में भोजपुरी। दोस्त कमेंट करते रहिए। मागधी में भोजपुरी हो गई, और बिहारी,
सारी दोनों लैंग्वेज किस में आएंगी आपकी? आपकी मागधी अपभ्रंश में आएगी। एक टक मैंने आपको बताई थी, टक, टक कौन सी लैंग्वेज है? टक आपकी पंजाबी लैंग्वेज है, पंजाबी भाषा है। तो टक या पंजाबी दोनों एक ही भाषा है, आपको याद रखना है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर तो शोषेणी अपभ्रंश बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है वो किससे हुआ है? शोषेणी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, सभी को नोट करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु शब्द का आपको विशेषण बताना है कि क्या होगा? पाश्विक, पशुत्व, पशुपति या फिर पशुता। देखिए, पशु का विशेषण, पशु का विशेषण, विशेषण के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो विशेषण जो होगा वो पाश्विक होगा। ठीक है, क्या होगा? पाश्विक। ऐसे ही संस्कृत का विशेषण आप मुझे बताइए कि संस्कृत का, संस्कृति का, सॉरी, संस्कृति का विशेषण क्या होगा? इतिहास, इतिहास का विशेषण। दोनों का विशेषण मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप दो सभी जल्दी जल्दी कि क्या होगा संस्कृति और इतिहास का विशेषण। देखिए, संस्कृति की संस्कृत की बात करें तो सांस्कृतिक, क्या? सांस्कृतिक जो होगा इसका विशेषण होगा। और इतिहास की बात करें तो इतिहास को हम क्या लिखते हैं? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक क्या होगा? ऐतिहासिक जो होगा वो हमारा विशेषण होगा। ठीक है, तो ऐसे ये शब्द हैं जिनसे विशेषण कई बार पूछ लेता है कि इसका विशेषण क्या होगा, आपको आना चाहिए बनाना। आगे बढ़ते हैं। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, हमने काल पढ़े थे। कितने प्रकार के हैं हमारे काल? सभी दोस्त कमेंट करेंगे एक बार कि हमारे काल कितने प्रकार के हैं? काल हमारे 3 प्रकार के हैं। सभी दोस्त उनका नाम कमेंट करेंगे कि कौन कौन से हैं जो 3 प्रकार के हमारे काल हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक सामान्य होता है, सॉरी, एक वर्तमान काल होता है, एक आपका भूतकाल जिसे हम पास्ट बोलते हैं, और भविष्यत काल जो हमारा आने वाला काल होता है उसे हम भविष्य काल बोलते हैं। तो काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। हम तीनों काल के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में चर्चा कर चुके थे कि उसके सभी के 4-4 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें सामान्य वर्तमान काल बताना है कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। पहला देखते हैं, तो सीता बाजार जाती होगी, सीता बाजार जाती होगी यानी कि संभावना है कि वो जा भी सकती है और नहीं भी। और जब भी संभावना हो तो कौन सा काल बताया था हमने? संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान, संगीत वर्तमान काल है ये तो। ठीक है, क्योंकि वो उसकी संभावना है कि वो जा भी सकती है ना भी जा सकती है। और कई बार कई दोस्त अब इसे कहेंगे संगीत भूतकाल होगा, नहीं होगा। गागी भूल जाइए, गागी इसमें काम नहीं करेंगे, आपको टेंस के अकॉर्डिंग जाना है, मतलब वाक्य को पढ़ के अपना उत्तर देना है। गागी गे पे नहीं जाएंगे और वो हमें रटना भी नहीं है। ठीक है, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, समाचार पत्र पढ़ा तो क्या ये क्या दिखा रहा है? सामान्य, क्या है? सामान्य भूतकाल। क्या है दोस्त? ये सामान्य भूतकाल है हमारा, क्योंकि रमेश ने, सिंपल सी बात बता रहा है कि रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, तो ये हमारा सामान्य भूतकाल है। अब वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है यानी कि कोई कार्य है वो अभी भी चल रहा है, तो वो कैसा कार्य क्या होगा? यानी कि ये है तो हमारा अपूर्ण वर्तमान है वर्तमान ही। तीनों में आपको, मतलब सॉरी, इसमें तो भूतकाल यूज हुआ है, लेकिन ये वर्षा हो रही है यानी कि अपूर्ण वर्तमान ही है। ठीक है, वह कोलकाता जाता है, हमसे क्या पूछा गया था? सामान्य वर्तमान, जो साधारण सा हो। सामान्य वर्तमान हमें बताना था, तो वह कोलकाता जाता है। डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, वह कोलकाता जाता है, सामान्य वर्तमान है। बाकी जो 3 थे, पहले में हमारे संदिग्ध वर्तमान दिया था, दूसरा भूत का सामान्य ही भूतकाल था, और वर्षा हो रही थी, हो रही है, तो वो हमारा अपूर्ण वर्तमान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? देखिए, रूढ़ शब्द क्या है भैया जी? ये शब्द है, एक बार बताएंगे? पता है किसी को रूढ़ शब्द? पहले चर्चा कर चुके हैं हम इस बारे में। ठीक है, तो ये रिवीजन आपके बोल दी हूँ ना, इससे आप हर क्वेश्चन से कुछ नया सीखेंगे, और जो आपका पुराना है वो भी आपका अपडेट यानी कि रिवीजन होता रहेगा। आपको भी तो पता चले आपने कितनी, आप कितनी गंगा में हो, यानी कि कितना आप सिलेबस कवर कर चुके हो। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जिनका आप समास, समास तो सभी जानते हैं ना, जिनका आप समास विग्रह ना कर पाओ, ठीक है, जिन्हें आप, जिनके आप संधि ना बना सको, जिसमें आप उपसर्ग
हमारे उपसर्ग और प्रत्यय भी सभी जानते होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग ना कर सको, यानी कि इन चारों का आप जिसमें प्रयोग ना कर सको वो हमारे रूढ़ शब्द है। ठीक है, अब जैसे देखिए लंबोदर है, लंबा है जो अंबर, ठीक है, यानी कि उसमें प्रयोग किया गया है किसका, समास का प्रयोग किया गया है, तो लंबोदर तो हमारा रूढ़ शब्द नहीं होगा। ठीक है, घुड़साल, घुड़साल भी क्या है, हमारा समास है, तो वो भी हमारा शब्द नहीं होगा। अब दूध वाला, दूध वाला जो है वो एक यौगिक शब्द है। ठीक है, वो क्या है, एक यौगिक शब्द है दूध वाला, तो दूध वाला भी यौगिक शब्द है, वो रूढ़ शब्द नहीं होगा। लोटा, ठीक है, देखिए लोटा, क्या आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं कर सकते हम इसका संधि विच्छेद। क्या आप इसका समास विग्रह कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या इसमें आप कोई उपसर्ग या फिर प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या यह एक यौगिक शब्द है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या हुआ, ये हमारा रूढ़ शब्द हुआ। हमारी रूढ़ की डेफिनेशन क्या बोलती है, जिसका हम ना तो समास कर सकते हैं, ना संधि विच्छेद कर सकते हैं, ना उसमें उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, ना वो हमारे यौगिक शब्द होते हैं, तो वो हमारा क्या है, लोटा है। लोटा का हम कुछ भी शब्द नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और योग रूढ़, जब आपसे कभी योग रूढ़ शब्द पूछ ले तो आप सभी समास का एक पार्ट जानते हैं, बहुब्रीहि, बहु ही, बहुव्रीहि जो समास है वो हमारे सभी जो होते हैं वो हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं। बहु फिर भी समास के जितने भी उदाहरण है वो हमारे सभी क्या है, योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो योग रूढ़ और रूढ़ आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद कर। आगे चलते हैं, यह वर्ण का उच्चारण स्थान है, यह वर्ण का आपको उच्चारण स्थान बताना है। देखिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सबसे पहले जब हम उच्चारण करते हैं तो 5 स्टेज होती है हमारे सामने। तो सबसे पहले जो हम शब्द बोलते हैं वो हमारे कंठ से निकलते हैं। क्या निकलते हैं, कंठ से निकलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या पड़ता है, कंठ पड़ता है। उसके बाद जो अगले शब्द हम बोलते हैं वो बोलते हैं हम अपनी तालू से, तालू, तालू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मूर्धा, उसके बाद यानी कि जब जीभ जो है आपकी वो आपके ऊपर वाले पार्ट को टच करे वो होती है हमारी मूर्धा वाली स्टेज। ठीक है, और दंत, जिन जिन शब्दों को बोलने में आप अपने दांतों का प्रयोग करते हैं वो दंत से होते हैं। और जो एक और बचता है ओष्ठ है, ओष्ठ पार्ट जो है यानी कि जो शब्द, जो वर्ण, जिन वर्ण का उच्चारण आप के उच्चारण में आप अपने होठ का प्रयोग करें वो होते हैं हमारे होस्ट द्वारा। तो आपको यह वर्ण का उच्चारण बताना था, तो यह वर्ण का उच्चारण हमारा तालु होगा। अब तालु में कौन कौन से शब्द हैं, ठीक है, तालु में आपका बोलने की कोशिश कीजिए। देखिए छ, छ, जय, झ, अय्या, तो ये तो हमारे व्यंजन थे, ये क्या था, हमारे व्यंजन शब्द थे। ठीक है, अब ये तो व्यंजन शब्द थे, लेकिन हम अब आप पूछेंगे कि ये तो आपके वो आपसे पूछा गया था कि ये वर्ण का उच्चारण, लेकिन इसमें कहीं यह तो दिया नहीं है। ये शब्द जो ये व्यंजन आप देख रहे हैं ना, ये भी हमारे किससे, तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा देखो मैं बोल रही थी ना कि सबसे पहले आप यही पूछेंगे, तो ये तो हमारे व्यंजन है। इसके बाद जो हमसे आगे पूछता है वो होता है छोटा ई, बड़ा ई, य और आपका सलजम वाला श। ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये हमारे तालु से जाने वाले शब्द होते हैं, यानी कि च, ये आपका दूसरी पंक्ति होती है जब हम वर्ग बनाते हैं। तो च, छ, ज, झ, अय्या, ई, ये, श। तो क्या यह शब्द का उच्चारण हमसे पूछा गया था, ये शब्द का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, हमारे तालु से हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप सभी को याद रखना है। ऐसे इसमें कै का वर्ग बनेगा। ठीक है, तो कै के गह तक लिखेंगे, मूर्धा में बनता है, दंत में तय से बनता है, ठीक है, ओष्ठों में बनता है। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, कोई भी उच्चारण पूछ ले आपको सिर्फ इनके वर्ग याद रखने हैं, कंठ में कौन से आते हैं ये सभी हम बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, आपको बतानी है कि इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए दोस्त मैंने आपसे क्या बोला था, जो दुनिया में अकेली हो, क्या हो, दुनिया में अकेली हो और जिसका आप बहुवचन कर सकते हैं, वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। या किसी का नाम, वस्तु, जगह, ये सब तो पुराने तरीके हैं, ये छोटे वाले बच्चे सीखते हैं, वो सब पुराना हो चुका है और हम ये सब पढ़ भी चुके हैं,
है ना, ये हम सब पढ़ भी चुके हैं, वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है, एग्जाम को क्लियर हो जाए वैसा पढ़ना है। तो व्यक्तिवाचक के लिए आपको एक ही बात याद रखनी है कि जो दुनिया में अकेली हो, और थाली में आप उसे थाली में भी परोस सकते हैं। एक डेफिनेशन आप इस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं कि आप उसे थाली में परोस सकते हैं। तो इसमें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी थी कि कौन सी है, मांडवी, घरेलू, भला या फिर स्वतंत्र। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी मांडवी है। अच्छा, मांडवी आप मुझे बताएंगे कि ये मांडवी है क्या? नहीं बता पाएंगे, नहीं। तो दोस्त, मांडवी जो है वो भाषा है, और कहाँ की भाषा है? गोवा। मांडवी आपकी गोवा की लैंग्वेज है। लो, आपका जीके का भी एक क्वेश्चन तैयार हो गया। जीके के वैसे आज हमने 2 से 3 क्वेश्चन इस क्लास में कर लिए हैं, ठीक है, अगर आपने नोट किया हो। तो मांडवी कहाँ की लैंग्वेज है? आपकी गोवा की भाषा है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है कि ये जो भाषा है वो किस राज्य से है, तो मांडवी आपकी गोवा राज्य से। अब ये व्यक्तिवाचक है, तो घरेलू क्या है? घरेलू, एक बात सभी दोस्त बताएंगे कि घरेलू कौन सी संज्ञा है? तो घरेलू आपकी दोस्त भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। घरेलू आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। भला, भला क्या है? भला, भला से हम किसी का विशेषता बताते हैं, और जो विशेष संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विशेषण। उन्हें हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब अगर ये विशेषण है, तो दोस्त मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम जो भाववाचक संज्ञा है उसे 5 प्रकार से बना सकते हैं, तो उसमें एक प्रकार क्या था? विशेषण भी था। तो ये बात सभी दोस्त मुझे भला का विशेषण शब्द है, उसका हम भाववाचक क्या बनाएंगे, बताएंगे सभी दोस्त। तो दोस्त, भलाई, भलाई जो बनेगा उसका भाववाचक संज्ञा बनेगा। विशेषण का मतलब भला विशेषण था, उसका हमने भाववाचक संज्ञा बनाया भलाई। ऐसे ही स्वतंत्र, स्वतंत्र क्या है? एक विशेषण शब्द है, उसका जब हम भाववाचक सब बनाएंगे तो क्या बनेगा? स्वतंत्रता। क्या बनेगा? स्वतंत्रता, ठीक है। तो एक बार सभी दोस्त वैसे बताइएगा कि मुझे भाववाचक संज्ञा हम कितने प्रकार से बना सकते हैं? बिल्कुल 5 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। सभी को रिकॉल कीजिए, सभी को रिकॉल कीजिए। फर्स्ट, सर्वनाम से हम बना सकते हैं, विशेषण से बना सकते हैं, क्रिया से बना सकते हैं, अव्यय से बना सकते हैं, और एक लास्ट क्या बचा? सर्वनाम। सर्वनाम से ही हम वो बना सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ऋण मुक्त शब्द में आपको समास बताना। देखिए, ऋण मुक्त यानी कि किसी पे मान लीजिए कर्ज था, मैंने आपसे कुछ पैसा लिया था, मैं ऋण से आबंध थी आपके द्वारा, लेकिन मैंने आपका जो भी मैंने आपसे पैसा लिया था वो मैंने आपको लौटा दिया, यानी कि मैंने जो आपसे धन लिया था वो आपको लौटा दिया, तो मैं ऋण से मुक्त हो गई। जब मेरे पे पैसा आपका था तो मुझ पे ऋण था, लेकिन अभी मैंने आपको वो लौटा दिया, यानी कि ऋण से मुक्त हो जाना। यानी कि कोई धन था उसको आपने वापस कर दिया, उसे छुटकारा ले लिया, यानी कि ऋण से मुक्त हो जाना, ऋण से मुक्त हो जाना, ठीक है। तो से जब भी आपको तत्पुरुष पूछता है तो अपादान, अपादान तत्पुरुष में आपसे हमेशा से का प्रयोग जिस वाक्य में आपको देखने को मिले समास विग्रह करने के बाद, वो हमारा अपादान तत्पुरुष होता है, ठीक है। अब समास की यहाँ पे बात की गई है, तो एक बात सभी दोस्त मुझे बताएंगे कि समास के प्रकार कितने होते हैं? सभी दोस्त एक बार कमेंट करके बताएंगे कि समास के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्त, समास के वैसे तो आपके 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रधानता यानी कि प्रधानता की दृष्टि से आपसे कभी पूछ लेता है कि कितने समास हैं, तो आपको 4 बताने हैं, ठीक है। 4 कैसे, वो अगली क्लास में हम बताएंगे कि वो 4 कैसे होते हैं और 6 कैसे होते हैं। अभी आप इतना याद रखिएगा कि अगर आपकी प्रधानता की दृष्टि से वो पूछता है तो 4 होंगे, वरना आपके जो समास होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये आज हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो आपको नवोड़ा की संधि विच्छेद बताना है कि कौन सा होगा, नव जमा उड़ा, नवोडा, या फिर नव जमा उड़ा, या फिर न और उड़ा। बताएंगे सभी, नव और उड़ा का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो नवोड़ा यानी कि नव और उड़ा, नव जमा उड़ा का संधि विच्छेद होगा। और इससे मैं अगर आपसे पूछ लूं कि ये संधि कौन सी है, संधि बताएंगे एक बार सभी दोस्त की कौन सी संधि है। देखिए,
दोनों तरफ हमारे व्यंजन दिए गए, सॉरी व्यंजन और स्वर दिया गया है, तो ये हमारी व्यंजन संधि है, तो दीर्घ संधि, ओ सॉरी व्यंजन संधि है, ठीक है। तो ये हमारा ए जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो यहीं तक की थी आज हमारी क्लास। हमने 25 प्रश्न अपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोल्व किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज भी आपने कुछ नया सीखा होगा। जो भी दोस्त इस वीडियो को चैनल को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो आपको सबसे पहले मिले, अपडेटेड वीडियो मिले, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ऐसी एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। उम्मीद करती हूँ अब आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ, हम एग्ज़ाम तक बहुत अच्छा प्रैक्टिस अपनी कर लेंगे, बहुत ही अच्छा लेवल हम अपना हिंदी में कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्त आपसे फिर से अगली क्लास में। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, उसका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।